वालेकुम नाजरीन, तालीम और दुनिया के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की निज़ाम तालीम और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एसोसिएशन के बारे में। नाजरीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुसलसल इस चीज़ के लिए कोशा है कि पाकिस्तान में तालीम का मयार है क्वालिटी वाइज भी हमेशा बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अलावा यहाँ पर बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs और फाउंडेशंस और प्राइवेट सेक्टर्स के इदारे हैं जो इस काम के लिए कोशा हैं कि डे बाई डे जो है पाकिस्तान में तालीम का मयार बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। पाकिस्तान में इस वक्त लातादाद जो है दर्जनों के हिसाब से NGOs और फाउंडेशन काम कर रही हैं, जिसमें बहबूद फाउंडेशन, तालीम आहंग के नाम से भी हैं। पाकिस्तान में तालीम के मयार के हवाले से इन फाउंडेशन का क्या किरदार है, इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है नाइला आबदी को, जो कि माहिर तालीम भी हैं और काउंसलर। नाइला, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है नंबर ऑफ़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, फाउंडेशंस की तादाद डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड की बात करें वो हमारी सोसाइटी में नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? देखिए, एनजीओस का मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ काम होता है। अगर हम सिर्फ एजुकेशन में देखते हैं जहाँ पे एनजीओस काम कर रही हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नजर ये आ रहा होता है कि जो एनजीओस काम कर रही हैं उनका एजेंडा एजुकेशन नहीं है, कुछ और है। बहुत कम एनजीओस ऐसे हैं जो एक्चुअली आपको एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि जब हम एनजीओ की बात करते हैं तो हम बेसिकली लो सोशियो इकोनॉमिक एरिया की बात करते हैं, क्योंकि वही उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रही होते हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आप किस तरह से उन लोगों को, उन फैमिलीज को इंस्पायर करेंगे। एनजीओज उसके अंदर अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के, एक ऑफिस में, एक कंडीशन रूम में बैठ के काम कर रहे हैं, या वो एक्चुअली फिजिकली जाकर, जैसा वहाँ से कुछ एनजीओज हैं, जैसे गिराज स्कूल है, जैसे किरण फाउंडेशन है, कि वो एक्चुअली, या सिटीजन फाउंडेशन है, कि वो एक्चुअली जाकर डिलिबरेटली इस पे काम करते हैं। अगर हम इनका, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप सिर्फ मशरूम्स की तरह बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि उनका काम एजुकेशन तो नहीं है ना, उनका एजेंडा ही डिफरेंट है। जी। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी कि आप ये बताइएगा कि अगर हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें एनजीओस की, तो इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी सोसाइटी में? क्या इनका काम असेसमेंट करना भी है टीचर्स की या सिलेबस की, और स्टूडेंट्स की भी शामिल है इसमें एनजीओस के कामों में? क्या ये भी शामिल है? अगर मैं उन एनजीओज का नाम लूंगी जो एक्चुअली एजुकेशन सेक्टर पे काम करते हैं, तो बिल्कुल उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, उनके पास एक प्रॉपर असेसमेंट टूल होता है। वो अपने टीचर्स को ना सिर्फ इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, वो उनको बाहर भी भेजते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जितनी जगहों पर वो अपने टीचर्स को भेज के ट्रेन करवा सकें, वो वहां पे उनको ट्रेन करवाते हैं। क्योंकि एनजीओज हैं, फंड्स पे काम करते हैं, ऑब्वियसली उनके पास टीचर्स भी बहुत हाई सैलरीज पे नहीं होते, तो हम टीचर से वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने आप को सेल्फ फंड करेंगे। ना ही हम इन एनजीओ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उनको लोकल फंड मिल रहे हैं और इंटरनेशनली नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। आई हैव सीन दीज थ्री जिनका मैंने अभी नाम लिया, आई हैव सीन देम क्लोजली। आई वर्कड विद सम ऑफ द पीपल हु हैव वर्कड विद दीज पीपल वेरी वेरी क्लोजली, एंड दे एक्चुअली आर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर देयर ओन टीचर्स। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि एजुकेशन देना वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम तमाम बच्चों को यकसा बुनियाद पर जो है तालीम दे सकें। लेकिन अगर हम बात करें एनजीओज़ की, तो वो कोशिश भी यही करते हैं कि हम फैसिलिटेट कर सकें उन बच्चों को, नीडी और जो पुअर पीपल हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि चाइल्ड लेबर भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो वो बच्चे जो वर्कर हैं, जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट देते हैं, तो वो उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाएगा? क्या उनके पेरेंट हर्डल्स नहीं होंगे? उनको स्कूल्स कैसे भेजेंगे वो? देखिए, जब खाने को खाना नहीं होता ना, जी। और रहने को घर नहीं होता, और पहनने को कपड़ा नहीं होता, तो तालीम सेकेंडरी हो जाती है। तो इस जगह पर, इससे पहले कि आप उन बच्चों को स्कूल्स में डाल सकें, जी। आपके लिए जरूरी है कि उनके पेरेंट्स को मॉनेटरली थोड़ा सा इक्विप कर दें। शायद इस चीज में, मैं गिराज स्कूल ने जब स्टार्ट किया था, तो दे यूज्ड टू पे दीज चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल। आई नो ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जी तालीम के लिए पहले पैसा दिया जाए, लेकिन अगर मेरे बच्चे के पास, मैं अपने बच्चे को घर पे भेज के किसी के यहाँ काम करवा रही हूँ और मुझे उससे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि वही हो जाए, क्योंकि खाना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इन एनजीओ को चाहिए कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लें जिसमें हिंड्रेंसेस भी ना हो, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा अच्छे से ना पढ़े या उसका बच्चा आगे ना बढ़े। तो थोड़ी सी वर्किंग की जरूरत है। ऑटोमेटिकली ये फिलोसॉफिकल बातें करना बहुत आसान होता है कि जी तालीम सबसे पहले है और हर एक को तालीम मिलनी चाहिए। पहले रोटी होती है,
फिर जी तालीम आती है। लिहाजा अगर रोटी प्रोवाइड कर देंगे तो तालीम ऑटोमेटिकली बच्चा खुशी से हासिल करेगा। जी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में यूनेस्को का क्या रोल है, क्योंकि यूएन की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो पूरी दुनिया में पीस लाने के लिए क्या एजुकेशन को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है? एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि दुनिया में हम पीस को कायम रख सकते हैं इसके थ्रू? देखिए, एजुकेशन ही से पीस आएगा। जब मेरे पास तालीम होगी तो मुझे समझ आएगा ना कि गन को उठा लेना ही मेरे मसले का हल नहीं है, या अगर मुझे खाना चाहिए तो चोरी ही नहीं हल है, उसके और भी इश्यूज हैं। यूनेस्को का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर डूइंग ऑल ऑफ इट, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद हम किसी फोरम पे बोल नहीं सकते, बहुत आसानी से पॉलिटिकल हो जाती है। लेकिन आप देखिए ना कि हमारे मुल्क में ये मसाइल तो हैं। हमें जब भी जहां से फंड मिलता है वहां पे करप्शन आ जाती है, तो ग्रास रूट लेवल से करप्शन हटा दें, चाहे वो एनजीओ हो चाहे कुछ, ताकि यूनेस्को का फंड जो है वो सही जगह पे जहां जाना चाहिए वहां चला जाए। तालीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन गेटिंग रिड ऑफ करप्शन, इन गेटिंग रिड ऑफ anarchy, in getting rid of assassination, ये सब खत्म हो जाएगा। जी ठीक है। लेकिन तालीम से मतलब तालीम है, डिग्री नहीं। अच्छा, बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो क्या उनका जो करिकुलम है वो हमारे मुआशी इक़्तिदार से मुताबिकत रखता है? अगर हम यूएन की बात करें या कैनेडियन सिलेबस की बात करें, तो क्या उसका मुमासलत रखता है हमारे इक़्तिदार के साथ जो हमारे मुआशरे का इक़्तिदार है? बिल्कुल रखता है। अगर आप इंटरनेशनल करिकुलम को देखते हैं तो उसमें आपके इक़्तिदार, आपके ट्रेडिशंस, आपके कल्चर के अगेंस्ट तो कोई भी बात नहीं की जाती। इस्लाम ने हमें कहा है ना कि तालीम हासिल करो, जब चाहे उसके लिए आपको चाइना जाना पड़े। तो अगर चाइना जाने की इजाजत रसूलुल्लाह ने दी थी तो इसका मतलब है कि हम इंटरनेशनल तालीम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। उसका मतलब ये है कि हम बहुत आसानी से इंटरनेशनली तालीम हासिल कर सकते हैं। कौन सा करिकुलम है जो हमें अगेंस्ट ले जाता है, चाहे आप उसे मेडिकल देख लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग देख लीजिए, या छोटे स्कूल के उसमें देख लीजिए, आपको चांद सितारों के ही बारे में बताया जा रहा है ना, उसकी गर्दिश ही के बारे में बताया जा रहा है, आपको हिस्ट्री ही के बारे में बताया जा रहा है। आपसे कोई ऐसी बात नहीं की जा रही जो आपके इक़्तिदार या आपके ट्रेडिशन के खिलाफ है। छोटी मोटी अगर चीजें कुछ आ जाती हैं वो आप उसको वहां से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इंटरनेशनल करिकुलम बिल्कुल आपके इक़्तिदार से एन मुताबिक कर सकता है। जी सही। अच्छा, हम अभी एक्सचेंज प्रोग्राम के हवाले से बात करें तो ये कितना बेनिफिशियल है हमारे स्टूडेंट्स के लिए और ये किस तरह से वर्क करता है? मैं इस पे बहुत ज्यादा ऑनेस्टली आपको जवाब दे सकती हूँ। जी ठीक है। देखिए, एक्सचेंज प्रोग्राम अगर तो बच्चे को तालीम के लिए आप लेके जाते हैं यहाँ से बाहर, तो आपको एक बात समझनी होगी कि वो बच्चा जब साल भर बाद, क्योंकि आप जो एक्सचेंज प्रोग्राम में ज्यादातर बच्चे ले जाते हैं वो होते हैं जो उन्हें वो सारी फैसिलिटीज पाकिस्तान में हासिल नहीं होती। तो अगर आप उनको बाहर ले जा रहे हैं तो आपको उनको ये बात मॉरली भी समझानी होगी कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आप कहीं एक और जगह हासिल करते हैं वो आपको अपने मुल्क में बाहर आके भी मिल सके। लिहाजा इंपॉर्टेंट है कि एक होलिस्टिक तालीम दी जाए। एक्सचेंज प्रोग्राम्स अच्छे हैं, लेकिन एक साल के लिए जब बच्चा, एक छोटा बच्चा फॉर्मेटिव ईयर में जहां उसका दिमाग बहुत कच्चा होता है, वो जाता है, तो जब वो वापस आता है ना तो उसे हर चीज बुरी लगती है, क्योंकि उसके पास वो सारी फैसिलिटीज यहाँ मौजूद नहीं होती। उससे साल भर बहुत सुपरफिशियल चीजें देखी होती हैं। सो कहीं कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं और अपने लिए बेहतर मौके भी तलाश कर लेते हैं। जी सही। डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम रिसर्च वर्क की बात करें तो अभी हम उस प्रोसेस में हैं कि हम अभी रिसर्च को उस लेवल पर नहीं लेके जा रहे जहाँ पे हम टेक्निकली सक्सेसफुल हो सकें। तो रिसर्चर जो हैं, क्या ये भी एक जरिया होगा कि अगर हम उनको फाइनेंशियली एड कर सकें ताकि वो अपने रिसर्च वर्क को ज़्यादा बेहतरीन कर सकें, इस तरह भी उनको सपोर्ट मिलेगी? बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। देखिए, रिसर्च किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रिसर्च ही के बेसिस पे तो हम आगे बढ़ते हैं ना। दूसरे मुल्क हमारे कंट्री के बारे में रिसर्च करें, हमारे पास अगर ये सारे रिसोर्सेज यहाँ मौजूद होंगे, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम आसानी से यहीं रहकर अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकेंगे। बाहर जाने के बाद तो फिर आपको लगता है कि कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, वापस क्यों जाए। जी, हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रामेटिकली इंक्रीज जो आ रहा है एनजीओज में, फाउंडेशंस में, ये डे बाय डे जो है इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हम स्टिल ये भी देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर की इंटरेक्शन है इन इन फर्म्स के साथ, वो इतनी स्लो क्यों है, इतनी हाई लेवल पर क्यों दिखाई नहीं दे रही? देखिए, हर एनजीओ इफेक्टिव नहीं होता। एनजीओ बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि फंड्स मिलते हैं, लेकिन हर एनजीओ इफेक्टिव नहीं होता। हमें इफेक्टिव एनजीओ के साथ काम करने में अभी बहुत वक्त लगेगा और उनको समझने में और
एनजीओज को ये बात समझने में कि एनजीओ का मतलब बहुत मेहनत वाला काम है। जब आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, तो आपका काम डबल हो जाता है, क्योंकि आपको फंड मिल रहा है और आप अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे पास इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा तेजी से नजर भी नहीं आएगा। अच्छा, ये भी बताएगा कि गवर्नमेंट का और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हमारा टेक्निकल डेवलपमेंट की तरफ कितना कंसर्न है? बहुत कम। गवर्नमेंट तो जी। हमारी टेक्निकल डेवलपमेंट के बारे में काम बिल्कुल नहीं करती। हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी इतना ज्यादा काम नहीं कर रही हैं। जो कर रहे हैं वो बहुत कम है, बहुत चंद है, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। लिहाजा ये सारी चीजें बैठकर हम सबको थोड़ा सा अपनी पर्सनल गेन से ऊपर बढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कंट्री के बेटर मुस्तकबिल के लिए हम किस तरीके से एक साथ मिलकर टेक्निकल डिजिटल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं। क्या यही वजह है कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहुत ज्यादा मैं पे काम करते हैं। हर बात मैं होती है, मैं से शुरू होकर मैं पे खत्म हो जाती है। तो जब तक वो खत्म नहीं होगा तो नंबर्स तो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपना पर्सनल गेन तो मौजूद है, लेकिन फॉर बेटर गुड कौन काम करेगा? जब तक आप फॉर फार रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करेंगे, मुल्क के लिए काम नहीं करेंगे, नंबर्स बढ़ेंगे, क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। और क्वालिटी बढ़नी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अच्छा, नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम जो है इसका इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान ने, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तीदिंग इफेक्ट पर है, तीदिंग पोजीशन पर है। अभी आपकी बुक सही मायनों में बाजार में नहीं आई है। आप ये नहीं कह सकते कि सबको एक लाठी से हाँक दें। हर इंसान, हर बच्चा अलग अलग होता है, और जब तक हमारी हाई लेवल पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हमारी इलीट क्लास ये डिसाइड नहीं करेगी कि उनके बच्चे भी इसी असेसमेंट पॉलिसी के थ्रू तालीम हासिल करें, तब तक जनरल पब्लिक रेडी नहीं होगी। मैं क्यों अपना बच्चा एक जनरल एजुकेशन पॉइंट पे पढ़ाऊं, जबकि मेरे पीएम का बच्चा या मेरे चीफ मिनिस्टर का बच्चा उसी लेवल पे नहीं पढ़ रहा। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जो आपकी नेशनल करिकुलम है उसके ऊपर आपका ट्रस्ट इतना ही है, मैं तभी ट्रस्ट करूंगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। जी, एक्टिव इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की बात की जाए तो एनजीओ इस मामले में कितने सक्सेसफुल हैं? देखो, अगेन हम वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट एनजीओज, लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, द वर्ड एनजीओ हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा पॉपुलर वर्ड नहीं है। सो कुछ इफेक्टिव है, कुछ नहीं है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ मच वर्क एंड हाउ मच सिंसियरिटी यू हैव पुट इन। आपका सिटीजन फाउंडेशन बहुत इफेक्टिव है, आपका किरण फाउंडेशन बहुत इफेक्टिव है, और भी बहुत सारे हैं, जिंदगी ट्रस्ट बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हर शख्स नहीं है इफेक्टिव। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तान में भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर एनजीओ जो अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो इस सूरत हाल में, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके साथ इंटरेक्शन इतनी सक्सेसफुली नहीं हो पाती, या गवर्नमेंट जो है वो इतना इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इस सूरत हाल में प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एजुकेशन के हवाले से क्या अमल इख्तियार करना चाहिए या क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए, थोड़ा सा ये भी बताइएगा। देखिए, जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यूजुअली हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लो सोशियो इकोनॉमिक एरियाज में होता है। तो पहले वहां के रहने वालों को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि उसमें उनका कितना फायदा है, उसमें उनको कितना आगे चलने में मदद मिलेगी। वहां के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहां की जो, जिसे आप कहेंगे कि उस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं या जो बुजुर्ग हैं, उनको ऑन बोर्ड ले आइए और देख लीजिए कि वो किस हद तक आपके साथ काम करते हैं। Having said this, मरियम, we have to understand कि वहां अगेन फिर ये मसाइल खड़े हो जाते हैं कि मेरा अपना क्या फायदा है। आप देखिए, अगर हम जिस मुल्क में, जिस शहर में रहते हैं, वहां मेरा जाती फायदा जो है वो मेरे आसपास रहने वालों के फायदे पे हमेशा मुकद्दम हो जाता है। तो अगर हम ये बात लोगों को समझा पाएंगे, गवर्नमेंट हमारे साथ मिलकर काम करेगी, प्रोजेक्ट्स कामयाब होंगे। जब तक हम दो पोल्स के एंड पे मिलकर खड़े होकर काम करेंगे, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। जी, सही। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की फाउंडेशंस के बारे में बात करें, जैसे बहबूद फाउंडेशन है, आहंग है, बहुत सारी फाउंडेशंस है जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं एजुकेशन को लेके, अगर इनका मुकाबला हम बाहर की फाउंडेशन के साथ करें, जैसे बिल गेट की एक फाउंडेशन है वो भी काम कर रही है, तो इनका मुकाबला किया जाए तो क्या ये मुआशी इक़दार में हमारे लिए एक्सेप्टेबल है बाहर की फाउंडेशन का काम, या किस मुकाबले पर ये काम कर रही हैं? किसका काम आपको ज़्यादा अप्रिशिएटेबल लगता है? देखिए, बिल गेट्स हो जाए या मार्क जुकरबर्ग हो जाए या बहबूद फाउंडेशन और बाकी फाउंडेशंस पाकिस्तान में हो जाए, काम करने के लिए सब रेडी हैं। जब मार्क जुकरबर्ग ने या जब बिल गेट्स ने काम स्टार्ट किया था, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी। बिल्कुल इनकी जगह है, बिल्कुल ऐसा मसला नहीं है कि हम ना कर पाए, लेकिन
हमें अगेन जब तक हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होगा, जब तक हमारा सोचने का तरीका चेंज नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा तो ये मिट्टी जो है ना बड़ी नम है, थोड़ी सी जरखेजी की जरूरत है। जी सही। अच्छा ये भी बताइएगा कि जो एजुकेशन देना है ये किसी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का काम तो नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? देखिए, हुकूमत को गवर्नमेंटल इदारों को सही तरीके से चलाना चाहिए, जो उनका काम है, क्योंकि जो गवर्नमेंटल इदारे हैं जहाँ से आपके पास एक बच्चे को तालीम देने का कंप्लीट रिसोर्स मौजूद है, ये आपका काम है। आप प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली इनकरेज कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि आपको, क्योंकि आपके रिसोर्सेज शायद इतने ना हो कि 100% तालीम हो जाए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट खुद इस पर काम नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर हैंड इन हैंड काम नहीं करेंगे, कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को तो आप बरी जिम्मा नहीं करार दे सकते ना, तालीम तो उनका काम है। जी सही। बहुत शुक्रिया नाइला, आप भी हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम के खिताम में हम आपको बताएं कि आज के दौर में बच्चों को तालीम देना किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। इस मामले में हुकूमत पाकिस्तान के अलावा जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके लिए कोशिश कर हैं कि वो बच्चों को तालीम दे सकें, उस मैार पर तालीम दे सकें जहाँ पर सिर्फ क्वान्टिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर भी काम किया जा सके। इसके अलावा एनजीओज़ की अगर परफॉर्मेंस पर बात की जाए तो ये एक्सचेंज प्रोग्राम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसके थ्रू जो बच्चे हैं पाकिस्तान से बाहर जाके उनको कल्चर को सीख सकते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरियम को दीजिए इजाज़त। दोबारा मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए टॉपिक और नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।